नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं PAT 2021 का पेपर है। 8 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। ये कोरोना के टाइम का पेपर है जो काफी लेट हुआ था। दिसंबर के अंदर पेपर हुआ था और इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है, इस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम देख रहे हैं AG3 का, और उसके अंदर डेयरी और पोल्ट्री के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द रेगुलेटर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन इंडिया? भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए नियामक रेगुलेटर कौन करता है? ठीक, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम एपेडा करता है। एपेडा, ठीक, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोला जाता है एपेडा, और यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करता है। ठीक, और इसका एक्ट आया था 1985 में, और ये जो एक्ट है ये अगर देखें तो लागू हो गया था 1986 में, आया था 1985 में, दिसंबर 1985, और लागू हो गया 1986 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, तो ये जो कृषि है या एग्रीकल्चर है उसके अंदर रिसर्च और एजुकेशन जो है उसको संभालता है। फिर आगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो किसानों से संबंधित है, मतलब किसानों की जो भलाई का काम है वो ये देखता है। बाकी ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मतलब ये दिल्ली के लिए। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए। फिर नेक्स्ट, पाश्चराइजेशन ऑफ बटर इज यूजुअली डन एट हाउ मच टेम्परेचर? मक्खन का पाश्चराइजेशन आमतौर पर कितने तापमान पर किया जाता है? तो मक्खन के पाश्चराइजेशन की बात हो रही है तो ये काम होता है 82 से 88 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 82 to 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बाकी मिल्क का पूछे तो मिल्क का टेम्परेचर अलग आएगा, क्रीम का पूछे तो क्रीम का टेम्परेचर अलग आएगा। ठीक है, और बटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर अलग है। फिर नेक्स्ट, मुर्गे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो मुर्गे में हमको पता है कि उसके अंदर 2n78 होते हैं। ठीक, अब उसने सिंपल पूछा है कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इंग्लिश में देखें, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स आर फाउंड इन चिकन। तो इंग्लिश में उसने लिखा है पेयर, हिंदी में ऐसा कुछ उसने लिखा नहीं है जोड़े। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे भी 78 नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो जोड़ा पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है, और n है 39। आंसर आ जाएगा सी सही। ठीक, फिर नेक्स्ट चले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटर मेकिंग प्रोसेस आर देयर? मक्खन बनाने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मक्खन की मेथड्स अगर देखें तो ये 4 है। एक इंडिजीनियस मेथड हमने पढ़ी है, एक साइंटिफिक मेथड या क्रीम मेथड पढ़ी है, कंटिन्यूस मेथड होती है, एक बैच मेथड होती है। ऐसे अगर देखें तो ये टोटल 4 मेथड्स हैं जिनसे कि बटर को बनाया जाता है। ठीक, लेकिन 2 ही तरह की मेथड ज्यादा पॉपुलर है। एक अगर हम देखें तो इंडिजीनियस देसी मेथड है, और सेकंड वाली साइंटिफिक या क्रीम मेथड है। When all water is removed from milk, what is called? ठीक है, अगर दूध में से, मिल्क में से सारा पानी निकाल दिया जाए तब उसको क्या कहेंगे? पानी बाहर कर दिया है, अब इसको क्या बोलेंगे? तो जब पानी बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? पाउडर बचेगा, तो उसको बोलेंगे हम पाउडर या मिल्क पाउडर। तो अब देखते हैं, कंडेंस्ड मिल्क सारा निकाला है। कंडेंस्ड मिल्क में मॉइस्चर को निकालते हैं लेकिन सारा नहीं निकालते, तो इसलिए ये नहीं होगा। वह खुद ही एक अपने आप में पानी है। ठीक है, तो फिर ये भी नहीं होगा। पाउडर्ड मिल्क है, बिल्कुल सही है, ये आंसर है। फ्लेवर मिल्क की बात करें तो इसमें भी पानी को ज्यादा कुछ निकाला नहीं है, हल्का गर्म किया दूध को, या न्यू बोले कि दूध का पाश्चराइजेशन किया और उसके अंदर फ्लेवर मिला दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर है पाउडर्ड मिल्क। Which of the following is not the cleaning assessment methods of milking machines? निम्नलिखित में से कौन दूध देने वाली मशीनों की सफाई मूल्यांकन विधि नहीं? ठीक है, तो इसका
आंसर है बी, मैनुअल क्लीनिंग, हाथ से की हुई सफाई। ठीक, जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, क्लीनिंग असेसमेंट मेथड्स, मशीनों की सफाई मूल्यांकन विधि। तो ये 3 मेथड्स है। फर्स्ट विजुअल इंस्पेक्शन, दृश्य निरीक्षण, सेकंड बायोल्यूमिनेसेंस मेथड, और थर्ड रिंस या स्वेब मेथड। इन 3 मेथड से हम क्लीनिंग के बाद में असेसमेंट करते हैं कि क्लीनिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो मेथड्स हैं ये असेसमेंट मेथड्स हैं। ठीक, अब इसमें विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब कि देखकर हम पता लगाते हैं कि क्लीनिंग सही हुई है या नहीं हुई है। जनरली आपने देखा होगा जैसे बर्तन की क्लीनिंग करते हैं, अब उसके बाद में अगर आपको चेक करना तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसा थोड़ा सा घुमा फिरा के देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वो है विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक, फिर बायोल्यूमिनेसेंस मेथड, इसमें जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है, उसके ऊपर जो माइक्रोब्स है, उन माइक्रोब्स को केमिकल की हेल्प से देखा जाता है। माइक्रोब्स को केमिकल की हेल्प से, सूक्ष्म जीवों को कोई भी रसायन की हेल्प से देखा जाता है। ठीक है, तो यह है बायोल्यूमिनेसेंस मेथड। और फिर है रिंस या स्वेब मेथड। रिंस या स्वेब में सिर्फ है इस टाइप से कि यह है, मान लो यूटेंसिल्स, इस पे देखना क्लीनिंग हुई या नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, बस इस टाइप से। तो इसको बोला जाता है रिंस या स्वेब मेथड। ठीक, तो ये तीनों मेथड किसकी है, क्लीनिंग असेसमेंट मेथड है, मशीनों की सफाई मूल्यांकन की विधियां है। ये वाली विधि नहीं है। कौन सी, मैनुअल क्लीनिंग, हाथ से की हुई सफाई। अब इसमें थोड़ा सा आप ये देखो कि उसने पूछा है असेसमेंट मेथड, मूल्यांकन। उसने ये नहीं पूछा है कि क्लीनिंग की क्या मेथड है। क्लीनिंग की मेथड पूछता, ठीक है, तो फिर ये आता कि हाथ से की हुई सफाई, मैनुअल क्लीनिंग। तो ये क्या है, मेथड ऑफ क्लीनिंग है, सफाई की विधि है, ये असेसमेंट की मेथड नहीं है। तो यहां अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, मान लो ये 3 चीजें हमको नहीं पता है, ठीक, तो यहां सिंपल इससे हम समझ सकते हैं कि सफाई मूल्यांकन करना, इसका मतलब बात सफाई के बाद की हो रही है कि सफाई कैसी हुई है, ये पता करना है। और ये पता करने के लिए अगर देखें तो ये मेथड नहीं है, क्योंकि ये तो सफाई की मेथड है। तो इसलिए आंसर आएगा मैनुअल क्लीनिंग। Which of the following facts related to covered space of sheds for young stocks is not true? Not true. यंग स्टॉक के लिए शेड के ढके हुए स्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं? ठीक, तो यंग स्टॉक मतलब काफ की बात कर रहा है, और काफ के लिए हमने कहा है 0 to 3 मंथ उसको स्पेस दिया जाता है 20 to 25 स्क्वायर फीट। फिर 3 to 6 मंथ उसको स्पेस दिया जाता है 25 to 30 स्क्वायर फीट। 6 to 12 मंथ स्पेस 30 to 40। more than 12 month space 40 to 50 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये है स्पेस यंग के लिए, काफ के लिए, बछड़े के लिए। अब इसमें देख लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन 20 to 25 स्क्वायर फीट पर काफ बिलो द एज ऑफ 3 मंथ। पहला वाला फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है, इतना देते हैं। उसने पूछा है नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है। ठीक, इसका मतलब ये आंसर नहीं आ सकता। फिर चलते हैं सेकंड, 25 to 30 स्क्वायर फीट का फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने की उम्र के लिए 25 से 30 वर्ग फीट। 3 से 6, 25 से 30, ये भी सही है, देते हैं। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा। 30 to 40 स्क्वायर फीट पर का फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 9 मंथ, 7 से 9 महीने की उम्र के लिए 30 से 40 वर्ग फुट प्रति बछड़ा। 7 से 9, यहां लिखा अपन ने 6 से 12, इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये यहां पर गड़बड़ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, पर आगे फिर देख लेते हैं, कुछ हो सकता है कि उसमें भी कुछ नया मिल जाए। 40 to 45, 40 to 45, 40 to 50 मान सकते हैं थोड़ा। चलो, स्क्वायर फीट फॉर एवरी काफ अबव 1 ईयर शुड बी मेड अवेलेबल। 1 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक बछड़े के लिए 40 से 45 वर्ग फुट
स्थान उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा भी है कि इससे ज्यादा हो तो 40 से 50 या 40 से 45 हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी आंसर हमारा सही है, क्योंकि उसने जो ये ग्रुप लिखा है, ठीक है, अगर वो 7 to 12 कर देता तो भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसने तो 7 to 9 कर दिया है। इसका मतलब जो एक हमने सिस्टम बनाया था वो सिस्टम इसने तोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल रो सिस्टम अप टू हाउ मेनी एनिमल्स कैन बी मेंटेन्ड इन ए सिंगल शेड। डबल रो सिस्टम में एक ही शेड में कितने जानवरों को रखा जा सकता है? तो दो तरह के हैं इसमें, एक होता है सिंगल रो और एक होता है डबल रो। ठीक, एक एकल पंक्ति है, एक दोहरी पंक्ति है। एकल पंक्ति मतलब कि एनिमल को एक ही रो में बांधेंगे, एक ही लाइन में बांधेंगे, और डबल रो में 2 लाइन में बांधेंगे। तो अगर सिंगल रो है तो इसके अंदर 20 एनिमल्स, और अगर डबल रो है तो इसके अंदर 40 एनिमल्स। ठीक है, लेकिन ये रेंज 40 to 50 हम कर सकते हैं, 40 to 50 एनिमल्स। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो आंसर आ जाएगा 50। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। फिर नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर मिल्क स्टार्ट फॉलिंग। दूध किस तापमान पर खराब होने लगता है? यहां फॉलिंग या खराब का मतलब है सड़ना, सड़ना। ठीक, एक जनरली हम मिल्क को खराब कब बोलने लग जाते हैं कि जब वो खट्टा होने लगे, वो फटने लगे, तब उसको हम बोल देते हैं कि ये खराब हो रहा है। ठीक है, पर यहां जो वो पूछ रहा है वो उस चीज का नहीं पूछ रहा है कि मिल्क जो है वो किस पर खट्टा होने लग जाएगा। तो मिल्क तो रूम टेम्परेचर पर खट्टा होने लग जाता है अगर आपने उसको ज्यादा टाइम तक गर्म नहीं किया तो। ठीक है, यहां वो पूछ रहा है सड़ना कब शुरू होता है। तो जो मिल्क है वो सड़ना शुरू होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर वो सड़ना चालू हो जाता है। तो यहां वो सड़ना पूछ रहा है, यहां वो खराब होने का नहीं पूछ रहा, मतलब खट्टा होने का नहीं पूछ रहा है। खट्टा तो वो हो गया है, जो बोलो कि वो दूध फट गया है, अब फटने के बाद में भी आपने उसको रख के रखा है, तो अब वो सड़ना चालू होगा, और वो सड़ना चालू होता है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ सेंट्रीफ्यूगल मिल्क सेपरेटर मशीन हैज कॉनिकल डिस्क्स दैट रोटेट इन बाउल ड्रम एट ए स्पीड ऑफ डैश 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 रेगुलेशंस पर मिनट डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। एक केंद्र प्रसारक दूध विभाजक मशीन में शंक्वाकार डिस्क होती है जो मॉडल के अनुसार डैश 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 प्रति चक्र प्रति मिनट की गति से कटोरे ड्रम में घूमती है। ठीक है, ये कहीं हमने पढ़ा है, बाउल शायद याद होगा, बहुत सारे लोगों को जानते ही होंगे। कुछ इस टाइप का ये बाउल होता है। ठीक, और इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर ये कोनिकल डिस्क लगी होती है और ये रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है, तो पूछ रहा है इनकी स्पीड। तो क्रीम सेपरेटर की बात हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल मिल्क सेपरेटर मशीन मतलब क्रीम सेपरेटर की बात हो रही है। और क्रीम सेपरेटर की अगर हम स्पीड देखें तो क्रीम सेपरेटर 2 तरह का होता है, एक मैनुअल होता है और एक होता है मशीन वाला, या जिसको हम बोले जो फ्यूल से चलता हो, जो फ्यूल से चलता हो। ठीक है, अब फ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी या जो भी है। ठीक, मैनुअल अगर है तो इसकी स्पीड 1100 आरपीएम होती है, और अगर मान लो मशीन वाला है तो फिर इसकी स्पीड 6000 टू 10,000 आरपीएम होती है। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडल, तो ये दोनों आंसर आ सकते हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक, अब यहां देखें तो ये भी आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा, ये दोनों ही आंसर है इसके, अगर हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें। पर जो पीएटी में जो आंसर दिया गया है वो आंसर दिया गया है ये वाला।
मतलब जनरली जो यूज उसने देखा है वो मैनुअल का ही दिया है और वो है 1000 to 1500 RPM। ठीक है, वैसे उसने पहले जो आंसर की दी थी उसमें आंसर ये दिया था और बाद में जब उसने चेंज किया, करेक्ट आंसर की आई, तब उसने आंसर ये दिया। मतलब पहले उसने यही माना था और बाद में उसने ये माना। तो दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। विच प्रोसेस इज द इंपोर्टेंट इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट? डेयरी फार्म प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ काउस, गायों की संख्या में वृद्धि, वो कुछ है नहीं, क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा गायें भारत में है, लेकिन दूध उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा गायों का भारत में नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा गायों का दूध उत्पादन अमेरिका कर रहा है, मतलब संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इंक्रीज इन यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये ठीक है, क्योंकि अमेरिका गायों में टॉप पर नहीं है लेकिन दूध उत्पादन में है, तो इसका मतलब कि वहां पर यील्ड ज्यादा है, पर काउ यील्ड ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें तो हमको गायें कम पालना पड़ेगी और प्रोडक्शन ज्यादा मिल जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से ठीक बैठ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बफेलो, एक ही बात हो गई, कोई मतलब नहीं। इंक्रीज इन साइज ऑफ केटल, मवेशियों के आकार में वृद्धि, मोटा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ज्यादा सही है। विच टाइप ऑफ सोप शुड डोंट यूज वाइल वॉशिंग ए डेयरी काउ, डेयरी गायों को धोते समय किस प्रकार के साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो चाहे एनिमल हो, काउ हो या हम हो, दोनों ही कंडीशन में सेम है। जैसे अगर आपको नहाना है तो आप डिटर्जेंट सोप का यूज नहीं करते, आप सोडे का यूज नहीं करते। ठीक है, आप जो यूज करते हैं वो है लक्स, डव, ठीक है, गोदरेज, इस टाइप के जो सोप है उनका यूज करते हैं। तो इसका मतलब डिटर्जेंट यहां आया है, गड़बड़ है। सोप होता ओनली तो सही था, डिटर्जेंट साथ में यूज किया मतलब गड़बड़ है। फ्रेग्नेंट सोप, सुगंधित साबुन, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए। ठीक है, फिर सोप विथ हर्बल ट्रीटमेंट, ये भी सही है। सोप विथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये भी सही है। सुगंधित साबुन हो, हर्बल उपचार के साथ साबुन हो, और अच्छी बात है। और रोगाणुरोधी सक्रियता के साथ साबुन हो, मतलब माइक्रोब्स की एक्टिविटी को भी रोके। तो ये तीनों चीजें अच्छी बात है। तो कौन सी अच्छी नहीं है? फर्स्ट वाला। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि उसने बोला कौन सा यूज नहीं करना है, तो फर्स्ट वाला हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डिटर्जेंट आ गया, डिटर्जेंट के साथ में सोप का यूज नहीं करना। व्हाट इज द मेन एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क, मलाई रहित दूध से निकाला जाने वाला मुख्य तत्व क्या है? ठीक है, अब यह क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि स्किम्ड मिल्क है हमारे पास, सेपरेटा दूध है हमारे पास, और इसमें से किसी चीज को निकाला है। पर एक्चुअल में वो यह नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है कि इससे मतलब दूध से क्या निकाला कि ये बन गया। व्हाट इज द मेन एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क, मलाई रहित दूध से निकाले जाने वाला मुख्य तत्व क्या है? तो इससे जो निकाला है वो निकाला है फैट। तो क्या बन गया? स्किम्ड मिल्क। तो सही आंसर आ जाएगा फैट। द ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर बोथ कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट is presently handling how much percentage of total milk production in the country? संगठित डेयरी, सहकारिता और निजी दोनों वर्तमान में देश में कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत संभाल रहे हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो दो तरह के सेक्टर है, एक है असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा है संगठित, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, असंगठित अगर देखें तो भारत में 80% दूध उत्पादन का काम कर रहा है। इसका मतलब बचा हुआ 20% वो देख रहा है संगठित क्षेत्र। असंगठित का मतलब है जैसे गांव में प्रोडक्शन हो रहा है, दूध उत्पादन हो रहा है, तो वो जो गांव वाली कंडीशन है वो असंगठित है, कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े डेयरी फार्म की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें,
तो वो देखें तो काम कैसे हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड, और उसका प्रोडक्शन 20% है, मतलब आंसर इसमें से बी सही है, बी ऑप्शन ज्यादा सही। ठीक, डी भी आ सकता है, बट डी थोड़ा रेंज बड़ा हो गया है और ये एकदम एग्जैक्ट पास में आ रहा है, इसलिए बी ज्यादा सही। In the churning process, the cream is violently agitated for how many minutes to break down the fat globule, causing the fat coagulate into butter grains, while the fat content of the remaining liquid buttermilk decrease. मथने की प्रक्रिया में मलाई को कितने मिनट के लिए तेजी से उत्तेजित किया जाता है जिससे कि वसा मक्खन के दानों में जमा हो जाती है, जबकि शेष तरल छाछ में वसा कम हो जाती है। सीधा सा बोल रहा है कि मक्खन बना रहे हैं, ठीक है, और मक्खन बनता है बटर चर्नर से। बटर चर्नर, या जिसको और बोले हम तो मथनी भी बोल सकते हैं, मदानी बोल सकते हैं। इसकी स्पीड वो पूछ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रीम सेपरेटर की स्पीड देखी थी। हमने बोला था कि एक होती है 1100 आरपीएम और एक होती है 6000 टू 10,000 आरपीएम। ठीक है, इसको और लिखे हम रेंज में तो 1000 टू 2000 लिख सकते हैं आरपीएम। ये दो स्पीड है। अब ये अगर देखें तो ये है हाउस होल्ड लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल, घरों में जो मशीन चलती है ये उसकी। ठीक, और ये अगर देखें तो ये है कमर्शियल, व्यवसायिक। ठीक, अब इसमें वो बोल रहा है, मान लो ये वाला हम करें तो इसमें टाइम लगता है 30 टू 60 मिनट्स, 30 से 60 मिनट में बटर बनेगा। और इधर अगर देखें तो 5 से 10 मिनट में बटर तैयार हो जाता है। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है ए, जो ज्यादा सही आ रहा है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें कहीं दिखाई देने का, तो इसलिए ए आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ मिल्क कैन वेंडर्स हैंडल टोटल प्रोडक्शन, विक्रेता कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत दूध संभाल सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है 65 से 70%। क्या पूछना चाह रहा है, वो बोल रहा है विक्रेता, विक्रेता मतलब वेंडर, वेंडर मतलब जो बेच रहा है। अब फार्मर डायरेक्ट बेच सकता है, वो भी वेंडर है। ठीक, या फिर उसने जिसको बेचा वो मिल्क को बेच सकता है, वो भी वेंडर है। तो बोल रहा है कि जो वेंडर है, जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, वो कितना बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 65 से 70%। इसका मतलब सीधा बोलो कि दूध जो है वो कंज्यूम कितना हो रहा है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल पर कंज्यूम कितना हो रहा है, तो प्रोडक्शन लेवल पर वो कंज्यूम हो रहा है 30 टू 35%, इतना वो कंज्यूम हो रहा है। और बाकी क्या हो रहा है, बाकी बेचा जा रहा है। मतलब यूं बोला है कि फार्मर जो है वो इतना अपने लेवल पर घर पर यूज कर रहा है और बाकी को मार्केट में बेच रहा है। तो आंसर आ जाएगा 65 टू 70। क्रीम सेपरेशन इज ए फिनोमिनन बाय विच द मिल्क इज सेपरेटेड इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क बाय विच फोर्स। क्रीम पृथक्करण एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा दूध को क्रीम और मलाई रहित दूध में निम्न बल द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अब केंद्रीय बल है, जिसकी हेल्प से यह क्रीम सेपरेटर क्रीम और स्किम्ड मिल्क को सेपरेट करता है, क्रीम और सेपरेटर दूध को अलग करता है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा इसका ए। व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर टू टर्न ए क्रीम इनटू बटर। क्रीम से हमको बटर बनाना है और क्रीम से बटर बनाने के लिए बेस्ट टेम्परेचर 9 टू 11 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी अकॉर्डिंग टू सीजन ये टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर मान लो समर में हम बना रहे हैं, गर्मी में बना रहे हैं तो 8 टू 10 डिग्री सेल्सियस, और अगर विंटर में बटर बना रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में 11 टू 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एवरेज देखें तो 9 टू 11 है, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर आंसर ज्यादा सही हो जाएगा बी। ठीक, और यह है लास्ट क्वेश्चन। द डेली क्लीनिंग रूटीन ऑफ बकेट मिल्किंग मशीन एंड
डस्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस? दूध देने वाली मशीनों और बाल्टी के दैनिक सफाई की दिनचर्या में कितने चरण सम्मिलित हैं? ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं, 3 चरण होते हैं साफ सफाई के। कौन कौन से? तो सबसे पहले नॉर्मल वाटर से धोना है, फिर उसके बाद में वॉशिंग विथ सोडा, सोडे से धोना है, और सोडे को मिक्स करेंगे हम ल्यूकवार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, टेम्परेचर अप्रोक्स 60 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें मिक्स करते हैं हम सोडा। और थर्ड स्टेज में देखें तो वॉशिंग विथ ल्यूकवार्म वाटर, हल्का कुनकुना जो पानी है 50 डिग्री सेल्सियस, इससे फिर वापस धोएंगे। तो पहले नॉर्मल वाटर से धोया, फिर सोडे से धोया, फिर वापस पानी से धोया। ठीक है, तो यह है 3 स्टेप्स, इसलिए आंसर ए ज्यादा सही है। ठीक, तो दोस्तों यह है पीएटी 2021 का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट में एक नए पेपर के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि एमजीसीआई आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चला रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं 8 दिसंबर 2021 को AG3 में एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन। ठीक है, जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके हम पेपर की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो बिना विलंब के आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए लक्षणों में से पशु में होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द सिम्टम गिवन बिलो आइडेंटिफाई द डिजीज दैट ऑकर इन कैटल। तो पशुओं में, कैटल मतलब गोवंशी की बात हो रही है, तो गोवंशी में ऐसे सिम्टम कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ना इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं एक आध क्लू आपको मिल जाएगा जो आप साल भर पढ़ते हो, उससे आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन इज ब्लोटेड। ठीक है, अब ब्लोटिंग हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें होता है आप सभी जानते हो, जब पशु के बाईं ओर की कोख में, किधर हम बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं क्लास बेटा, कि जब बाईं ओर की कोख होती है। ठीक है, बाईं ओर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में अगर बात की जाए, ठीक है, किसकी लेफ्ट साइड में, तो रुमेन की बात हो रही है ना। तो रुमेन के यदि लेफ्ट साइड में हम देखें तो क्या भर जाती है बेटा, इसमें गैस भर जाती है। ठीक है, अब गैस में देखें तो कौन कौन सी गैस है, CO2 है, CH4 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी गैसें भर जाती है, और जब ये गैसें भर जाती है तो रुमेन क्या हो जाता है, फूल जाता है, और इस फूलने को ही कहा जाता है ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं हम भैया, इस फूलने वाली बात को ही हम कहते हैं ब्लोटिंग। ठीक, जब ये फूल जाता है तो इस फूले हुए भाग को ही हम क्या लिखते हैं, ब्लोटिंग लिखते हैं, ब्लोटिंग। ठीक, और ब्लोटिंग की कौन सी अवस्था सबसे खतरनाक होती है, आप सभी जानते हो, इसकी जो झागदार अवस्था है जिसको हम फोर्ती अवस्था कहते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसकी जो झागदार अवस्था है, फोर्टी स्टेज, वो सबसे डेंजरस होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपको ध्यान रखना है कि अफरा रोग टिम्पेनी में कौन सी अवस्था सबसे खतरनाक है, तो अवस्था जो सबसे खतरनाक है वो है झागदार अवस्था। इसी ब्लोटिंग या झागदार अवस्था के लिए हम एक नाम लिखते हैं जो बहुत प्रचलित है, जिसका नाम है अफरा रोग। तो ये कंडीशन कहाँ हो रही है, अफरा रोग में ब्लोटिंग हो रही है। ठीक है, गैस भर रही है, और इसी अफरा को टेक्निकली वेटनरी की भाषा में इसको हम टिम्पेनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, टिम्पेनी के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अफरा रोग आ जाए या ब्लोटिंग आ जाए या टिम्पेनी आ जाए, बात एक ही है, ध्यान देना। ठीक है, कितने नाम हो गए, एक तो ब्लोटिंग हो गया, एक अफरा हो गया, और तीसरा नाम जो आपके एग्जामिनर ने दिया है दैट इज टिम्पेनी। ठीक है, कौन सा है सर, टिम्पेनी। तो ये तीनों नाम है एक ही रोग के, और आपको लगे हाथ उपचार के लिए भी यहाँ बता दूं कि इस रोग के उपचार के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज ट्रोकार एंड कैनुला। ट्रोकार व कैनुला। गांव में तो जनरली तेल पिला देते हैं, सेव खिला देते हैं, और इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो जो ब्रान होता है, चोकर जो होता है, ठीक है, गेहूं का चोकर खिलाना चाहिए।
चोकर खिलाना चाहिए उपचार के लिए, ट्रोकर कैनुला से गैस निकाल देना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ट्रोकर कैनुला से तो हमने गैस निकाल दी और चोकर से भी काफी हद तक दबाव कम होता है। और अलसी का तेल भी यूज करते हैं, ठीक है, अलसी का तेल, जिससे उसका फुला हुआ जो भाग है वो गैस का वो निकल जाता है, ठीक है। इस रोग में थपथपाने पर डमडम की आवाज होती है। तो बेसिक जितने भी क्वेश्चन इस रोग के बनते मैंने यहाँ सारे बता दिए। देखो लिखा हुआ पेट का बायां हिस्सा फूलना, वो रहा भैया, ठीक है। अब अनसीनेस मतलब बेचैन रहता है, कोई सा भी रोग पशु बेचैन तो होगा, डांस तो करेगा नहीं। पिछले पैरों में स्टेमिंग और पैडलिंग, ठीक है। स्टेमिंग और पैडलिंग का क्या मतलब है कि वो अपने पैरों में थोड़ा सा झुकाव ले लेता है और बार बार पेट को मारने का प्रयास करता है, और जब पेट फूल जाएगा तो सांस लेने में कठिनाई होगी। तो थनैला में तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयन संबंधी कोई बात है नहीं बेटा, ठीक है। पेट का फूलना ये लिखा है बिल्कुल, तो टिम्पेनी होगा इसका आंसर, ठीक है। एसिटोमेनिया अलग चीज है, डायरिया, दस्त हम आगे बात करेंगे, किसी न किसी रोग में आएगी, सारी बातें फिर वहां चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी। क्लियर दैट। तो ये सारी टिम्पेनी अफरा रोग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपकी स्क्रीन पर है, और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, ध्यान रखना। मुर्रा नस्ल के सींग की विशेषता क्या है? अब देखो बेटा, बात आती है हॉर्न की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं काऊ के हॉर्न की और बफेलो के लिए, ठीक है। काऊ की बात करें और बफेलो की, तो दोनों के हॉर्न की बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। काऊ में जनरली जो हॉर्न होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, मतलब गाय के सींग कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ये ध्यान रखना। और भैंसों में सींग जनरली कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। गाय और भैंस में एक अंतर सींग से होता है, मुख्यतः अंतरों में अगर हम देखें तो सींग से भी अंतर पता चलता है, रंग से भी पता चलता है, ठीक है। पर मुख्यतः जो गाय भैंस में अंतर होता है वो सींग से होता है। कैसे सर? तो गाय के जो सींग होते हैं वो गोलाकार, भैंस में चपटे होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भैंसों में जो सींग होते हैं अलग अलग आकृतियों में होते हैं, ठीक है। भैंसों की पहचान मुख्यतः उनके सींग से ही होती है। गाय में जनरली हम देखें अंतर के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट तो कुबड़ होता है, ठीक है, जो जनरली भैंसों में कुबड़ नहीं होता, जनरली भैंसों में कुबड़ नहीं होता। लेकिन अपवाद स्वरूप एक भैंस में कुबड़ होता है, वो अपवाद स्वरूप भैंस कौन सी बेटा, तो आप सभी जानते हो, दैट इज जाफराबादी। कौन सी बादी बेटा, जाफराबादी। तो जाफराबादी में अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन के रूप में हम देखें तो हमें कुबड़ देखने को मिलता है। क्लियर दैट। तो यहाँ पर एक तो सींग का अंतर होता है, भैंसों में सींग चपटे होते हैं, अलग अलग बनावट के होते हैं। तो मुर्रा की बात करें तो सपाट और दराती आकार के और सिरे की ओर हुक बने हुए, तो ये बात इस तरह से बोली जा रही है कि कुछ इस तरह के सींग होना चाहिए, इस तरह के। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं सिकल शेप। सिकल शेप मतलब हसिया आकार के दराती नुमा, ठीक है। तो ये सिकल शेप्ड जो हॉर्न होते हैं ये पाए जाते हैं किस में बेटा, दैट इज सुरती ब्रीड में, ठीक है। बफेलो की कौन सी ब्रीड है, सुरती। ये हसिया नुमा जो सींग है ये सुरती में होते हैं। देखो सपाट लिखा है, दराती के आकार के, सिर पर हुक जैसे, ये देखो सिर पर हुक जैसे, तो ये सिर पर हुक जैसे सिकल शेप्ड ऐसे जाके पीछे झुक जाते हैं, ये मुर्रा की पहचान नहीं है, सुरती की है। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। थोड़ा बाहर की ओर कर्ल, आउटसाइड कर्ल मतलब ऐसे ना होकर कुछ इस तरह से बाहर की ओर खुलते हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता किसी में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छोटे और मजबूत कुंडलित बिल्कुल होते हैं, ये बात तो सही है, छोटे मजबूत और कुंडलित होते हैं। सपाट, छोटा, मजबूत, घुमावदार रूप में अंदर की ओर मुड़ा हुआ, ये देखो भाई दोनों बातें सही है, लेकिन उसमें भी ये बात ज्यादा सही है किसके लिए, स्पेशल मुर्रा के लिए। क्यों सर? क्योंकि जब आप मुर्रा के सींग देखोगे तो बाहर से आपको बिल्कुल एकदम कैसे दिखाई देंगे, चपटे दिखाई देंगे, बाहर से एकदम कैसे दिखाई देंगे, चपटे दिखाई देंगे उसके सींग, ठीक है। बाहर से उसके सींग बिल्कुल आपको चपटे दिखाई देंगे, लेकिन जब अंदर आप देखोगे तो उसमें इस तरह से धारियां मिलेगी, ठीक है। इस तरह से क्या मिलेगी, धारियां। अब तो सर ये भी तो बोल रहा है स्मॉल एंड टाइटली कॉइल्ड, बिल्कुल सही है, स्मॉल एंड टाइटली कॉइल्ड, कॉइल की तरह दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात उसने बोल दी है बेटा, जिसके कारण ये उत्तर डी होगा, कर्विंग इनवर्ट्स। इनवर्ट्स मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो धीरे धीरे जब हम देखते हैं मुर्रा में ये सींग ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये इस तरह से बढ़ते हैं, और ये
इस तरह से झुक जाते हैं और कभी कभी उसके सिर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो इस कारण ये अंदर की ओर आ रहे ना, ये विशेष बात है, अंदर की ओर मुड़ना। टाइटली कर्ल हॉर्न मुर्रा की पहचान है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, सी वाला उत्तर है। ठीक है, ये भी है, लेकिन उस पर भारी कौन सा पड़ रहा है? डी। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये पूरे सींग की विशेषता बता रहा है। सपाट होते, बिल्कुल चिकने होते मुर्रा के सींग, पीछे से आप देखोगे स्मूथ होते, बहुत चिकने, जैसे उसकी त्वचा चिकनी, ऐसे चिकने होते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से उसमें जलेबी जैसी आकृति बनी होती है, दादाजी की छड़ी नुमा आकृति होती है। ढूंढीकार जिसको हम बोलते हैं, टाइटली कर्ल हॉर्न होता, बिल्कुल सही है, ये कॉइल्ड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो कर्विंग की बात हो रही तो यहाँ पर ये स्पाइरल की तरह होते, बिल्कुल होते हैं, और इनवर्ट्स होते, मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ। तो ये डी वाला ऑप्शन ज्यादा प्रेफर कर रहा है, किसके लिए? मुर्रा के लिए। तो राइट आंसर डी होगा। ठीक है बेटा, तो एक दो सींग और मैं बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तलवार नुमा अगर आपसे पूछ ले, देखो हसिया की बात हो गई, सुरती में होते हैं, टाइटली कर्ल बात हो गई मुर्रा में, तलवार नुमा की अगर आपसे बात हो तो नागपुरी में होते, ध्यान रखना। किसमें होते बेटा? नागपुरी में। स्वार्ड हॉर्न है ना, तलवार की तरह, उसमें नागपुरी में आप देखोगे ध्यान से तो कुछ इस तरह से तलवार की तरह उसके सींग होते हैं। तो स्वार्ड लाइक हॉर्न किसमें होते हैं? नागपुरी में होते, ध्यान रखना। गाय की नस्ल जिसमें अर्ध चंद्राकार सींग देखने को मिलते तो गिर में। तो ये सींग से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और सींग में कौन सा प्रोटीन होता है बेटा? तो क्रिएटिन प्रोटीन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, विच ब्रीड ऑफ केटल इज नोन बाय द नेम ऑफ भदावरी? देखो केटल, केटल मतलब गाय की बात हो रही है। सर भदावरी तो भैंस होती है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो बेटा, लेकिन यहाँ पर गाय की बात चल रही है। देसन बोला जाता है, गुजराती बोला जाता है, काठियावाड़, सोरठी या सरोठी और सौराष्ट्री, है ना, सरोठी और सुरती, इतने सारे नामों से जाना जाता है। तो देखो सरोठी बेल बोले, रेंडी बेल बोले, रेंडा बेल बोले, ये सब गिर के नाम है। किसके बेटा? गिर के। सरोठी ये रहा, सुरती, सूरत काठियावाड़ की है इसलिए काठियावाड़ी बोला। इसको ग्रामीण भाषा में सरोठी को हम रेंडा बेल या रेंडी गाय भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देसी गायों में इसको हम देसन के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग पढ़ते हो, नोट्स में भी आपको ऐड है चीजें। तो देसन है, सरोठी है, सुरती है और काठियावाड़ी, ये शब्द तो स्पेशल लिखे ही गए हैं किसके लिए बेटा? गिर गाय के लिए। अब आपको कंफ्यूजन करने के लिए उसने भदावरी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और खुशी की बात यह कि ऑप्शन में गाय की बात हो रही है और सारे गाय के ऑप्शन दिए। हाँ, अगर भदावरी ऑप्शन दे देता तो बच्चे भदावरी लगाने का प्रयास करते, लेकिन उस प्रश्न में उन्होंने क्लियर कट गाय के लिए पूछा है। केटल लिखा मतलब गोवंशी, बफेलो लिखता तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता बेटा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के प्रश्न आते रहते। तो गिर गाय के लिए बात हो रही, इसलिए राइट आंसर तो आपको मिल ही गया, पहला ऑप्शन बेटा। गिर के सारे अन्य नाम है। ठीक है, लाल सिंधी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? लाल कराची बोलते भाई। क्या बोलोगे दोस्तों? लाल कराची, लाल सिंधी। ठीक, उसके बाद साहिवाल, साहिवाल को हम लंबी बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? लंबी बार। और किसके नाम से जानते हैं हम इसको? लोलो के नाम से जानते हैं। लंबी बार और लोलो के नाम से जाना जाता है। अमृत महल की बात करें तो इसे हम मैसूर कैटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ मैसूर कैटल। तो ये सारे मैंने आपको निक नेम बता दिए। जैसे काकरेज का आपसे पूछ ले बेटा, काकरेज का पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, इसको बन्नी बोलते हैं, इसको बगधिया बोलते हैं। बधिया नहीं बेटा, बगधिया। बन्नी है, बगधिया है, नगू है। ठीक है, तो बन्नी बोले, बगधिया बोले, नगू बोले, ये सब काकरेज के लिए फेमस है, याद रखना। ऐसे ही हरियाणा की बात करें हम तो हरियाणा को हम नील गाय के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ लिया जाए बेटा मेवाती का, प्रश्न बार बार आता है, तो मेवाती को किस नाम से जानते हैं? तो मेवाती को हम कोशी के नाम से जानते हैं। फिर नस्ल है बेटा अंगोल, तो अंगोल को किस नाम से जानते हैं? तो अंगोल को नेल्लोर के नाम से जानते हैं। नेल्लोर भेड़ है, लेकिन अंगोल नस्ल किस गाय के लिए लिखा जाता है? तो नेल्लोर के लिए। नेल्लोर गाय को किस नाम से जानते हैं हम? अंगोल से। ठीक है, निमाड़ को, जो गाय फेमस है उसको हम निमाड़ की रानी के नाम से जानते हैं, निमाड़ की रानी। फिर है बेटा मालवी गाय, कौन सी गाय सर? तो मालवी गाय। ठीक है, मालवी गाय की यदि हम बात करें तो इसको महादेवपुरी बोलते हैं हम भैया। ठीक,
महादेवपुरी, और महादेवपुरी के अलावा इसको हम मंथनी के नाम से जान रहे हैं। क्लियर दैट? तो ये सारे निक नेम जो थे मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे लिख दिए बेटा, इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जानते हैं क्या कह रहा भाई। is the part of veterinary medicine that deals with the quality of environment where animals are due to live, adapt and maintain this environment is an adequate state so that animal health is safeguarded। मतलब पशु चिकित्सक औषधि की तरह हिस्सा है जो पर्यावरण की गुणवत्ता संबंधित है, जहां जानवर पर्याप्त अवस्था में रहते हैं। इस वातावरण को क्या कहते हैं? पशु साम्राज्य, किंगडम। तो पशुओं का किंगडम तो एनिमेलिया है, तो यहाँ पर जगत की बात तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, जंतु जगत की तो बात कुछ हो नहीं रही है। ठीक, तो जगत तो होता है। स्वच्छता मतलब हाइजेनिक, मतलब बिल्कुल स्वच्छ दूध, जैसे आजकल हाइजेनिक मिल्क आता है ना, वैसे। ठीक है, बॉटनी। अब पशु की बात हो रही, वनस्पतियों का अध्ययन होता है यहाँ तो बेटा। बॉटनी में किसकी स्टडी होती है? वनस्पतियों की अध्ययन होता है, तो यहाँ तो वनस्पतियों की भी बात कुछ हो नहीं रही है। अब ऑप्शन ए की बचा है। जैसे आप लोगों ने जू सुना होगा, चिड़ियाघर, प्राकृतिक आवास जैसा बनाकर हम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चिड़ियाघर जैसी अवस्था है, पर यहाँ पर कुछ पर्याप्त अवस्था में रहते हैं ना, जहाँ जानवर पर्याप्त अवस्था में रहते हैं। चिड़ियाघर में पर्याप्त अवस्था में नहीं रहते, अपन उसको अपने हिसाब से रख रहे हैं, वो उनके हिसाब से नहीं रह रहे। लेकिन वह शाखा जहाँ जानवर अपने हिसाब से रह रहे हैं, नेचुरल हैबिट से जी रहे हैं, उस तरह के जो सेंचुरी वगैरह है, जैसे हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, उस तरह के वातावरण में यदि पशु रह रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बेटा एपीजूटोलॉजी। देखो ये जू की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर ईपी किसके लिए लिखा है? एनवायरमेंट के लिए लिखा, और लॉजी मतलब उनका अध्ययन करना, तो इसलिए आंसर हो गया सी। क्लियर दैट बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक क्वार्टर ब्लैक लेग इज काज्ड बाय। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो लंगड़ी रोग है वो किससे हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं ब्लैक क्वार्टर ब्लैक लेग किससे होता है बेटा? बैक्टीरिया से होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। ब्लैक लेग में क्या होता है सर? तो हम देखते हैं पशुओं का जो पैर होता है उसमें कुछ इस तरह से हम देखें यहाँ पर बेटा, तो उनके पैरों में मांसल भाग में इस तरह से सूजन आ जाएगी। ठीक है, पशुओं के इस वाले भाग में स्वेलिंग होती है, सूजन आती है। यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं, जहां जहां उसका मांसल भाग होता है उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद उसमें क्या भरती है? पहले तो गैस भरती है, और गैस भरने के कारण जो इधर मांसपेशियां होती है, क्या होती है सर? मांसपेशियां। तो इन मांसपेशियों के द्वारा, इन मांसपेशियों को किसके द्वारा? भरी हुई गैस के द्वारा गैंग्रीन कर दिया जाता है। गैस गैंग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। गैस गैंग्रीन मतलब मांसपेशियों को सड़ा दिया जाता है। किनको सड़ा दिया जाता है? तो मांसपेशियों को इसमें सड़ा दिया जाता है। किनको सड़ा दिया जाता है? मांसपेशियों को सड़ा दिया जाता है। अब इस सड़न के कारण यहाँ पर जितना भी रक्त होता है वो धीरे धीरे यहाँ पर ब्लैक हो जाता है और एकदम ठोस होने लगता है। ठीक है, अब जब हम इसमें चीरा लगाते हैं, क्या लगाएंगे बेटा? चीरा। तो चीरा लगाकर जो भी कट लगाकर इसके अंदर का मवाद है वो बाहर निकालेंगे, तो उसमें सड़े मक्खन की तरह दुर्गंध आएगी। सड़े मक्खन की तरह दुर्गंध आना। ठीक है, सड़े मक्खन की तरह क्या आती है? उसमें दुर्गंध आती है। ठीक है, तो अब जब इसमें गैस भर जाती है तो इसको दबाने पर कैसा साउंड आता है? तो इसमें हम देखेंगे क्रिप्टिंग साउंड निकलता है। ठीक है बेटा, चूर चूर की आवाज आती है, जिसको आप लोग क्रिप्टिंग साउंड के नाम से जानते हो। कौन सा साउंड निकलता है? तो इसमें क्रिप्टिंग साउंड आने वाला है। ठीक, तो ये किससे हो रहा है बेटा? ब्लैक क्वार्टर ब्लैक लेग, जिसको हम क्वार्टर इविल भी कहते हैं, ब्लैक लेग भी कहते हैं, इसको हम लंगड़ी रोग भी कहते हैं, या इसे हम और अच्छे से देखें तो एक टंगा के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं सर? तो इसको हम एक टंगा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात? ठीक है बेटा, चलिए और कौन कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा हो सकते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। कॉक्सीडियोसिस एक प्रोटोजोआ है। वायरस की लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन कुछ नाम लिख देता हूं मैं। आरपी, रेंडरपेस्ट, देन एफएमडी, ये 2 पशुओं में होता है। मेरेक्स मुर्गियों के लिए हो रहा है। रानीखेत, ये भी वायरस के द्वारा हो रहा है बेटा। तो ये
वायरस द्वारा फेमस रोग मैंने यहाँ लिख दी। जीवाणु जनित पे अपन बात करें तो थनेला है, जिसको आप मेस्टाइटिस कह रहे हैं। उसके बाद में BQ की बात हुई, जैसे ब्लैक क्वार्टर की बात हुई, हिमेरेजिया सेप्टिसिमा गलघोटू की बात हुई। ठीक है, तो ये कुछ फेमस रोग है पशुओं में जो किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया से। ठीक, चलिए निदान के लिए किस रोग के ऊतकों और तरल पदार्थों के प्रत्येक सूक्ष्म जांच की जाती है? विच डिसीज नीड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज फ्लूइड्स फॉर डायग्नोसिस। तो किस रोग में हम बिल्कुल एकदम सूक्ष्मतम जांच करते हैं, तो वह है एंथ्रेक्स है। क्योंकि बेटा ये पशुओं का, देखो एंथ्रेक्स में को प्लिया बोलते हैं, स्प्लिनिक फीवर बोलते हैं, जहरी बुखार बोलते हैं, जहरबाद लंगड़ी को बोलते हैं। ध्यान रखना, जहरबाद आए तो लंगड़ी, लेकिन जहरी बुखार आए तो आपका एंथ्रेक्स है। तो ये सब एंथ्रेक्स के ही नाम है, ध्यान रहे। तो सूक्ष्म जांच एंथ्रेक्स की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, एंथ्रेक्स में आप देखोगे तो काफी तीव्रता के साथ कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जिनको हम प्री एक्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, प्री एक्यूट के नाम से जानते हैं, जो काफी तीव्रता के साथ जब इसके लक्षण आते हैं। तो इसके बाद, मरने के बाद यदि हम देखें पशु के शरीर से, तो काला कोलतार जैसा रक्त निकलता है। मरने के बाद प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार जैसा झाग निकलता है, और वो जमता नहीं है ना, बाहर निकलते ही रहेगा, जमना नहीं। ये उसका विशेष गुण होता है, किसका, एंथ्रेक्स का। ठीक है, और एंथ्रेक्स एक जूनेटिक रोग है। कैसा रोग है बेटा, जूनेटिक। जूनेटिक रोग क्या होता है सर? ऐसे रोग जो पशुओं से मानव में फैलते हैं। ऊल साल्टर इसीलिए बोला क्योंकि जो ऊल मतलब ऊन हटाने वाले रोग व्यक्ति है, उनको ये रोग ट्रांसमिट हो जाता है। कौन सा रोग, एंथ्रेक्स, जिसको हम जूनेटिक रोग बोल रहे हैं। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर की अभी अपनी बात हुई थी। रेबीज आप समझते हैं, कुत्ते बिल्ली। और फुट एंड माउथ डिजीज, FMD की बात करें तो पैर और मुंह का सड़न। ठीक है, जनरली समखुरियों में होता है, विषम खुरियों में ये रोग नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी बेटा। ठीक है, तो ये वायरस से हो रहा है, और इस वायरस के 7 स्ट्रेन होते हैं, 7 स्ट्रेन होते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? क्लोज ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग आर द टाइप ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही दिया है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है वो जान ले पहले हम, फिर हम उसके टाइप पर चलते हैं। इनब्रीडिंग की बात करें बेटा, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, 4 से 6 पीढ़ी तक के, 4 to 6 जनरेशन के एनिमल्स होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित पशु होना चाहिए। तो 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में, 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में यदि प्रजनन हो रहा है, दैट्स नोन एज इन ब्रीडिंग। ठीक है, अब इन ब्रीडिंग के 2 टाइप बनते हैं। कौन कौन से 2 टाइप बनते हैं सर? एक बनता है इन ब्रीडिंग का क्लोज ब्रीडिंग, और एक बनता है बेटा लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है? जब बिल्कुल सगे संबंधी, बहुत ही सगे संबंधी हो, एक ही परिवार के हो, जिनमें खून का रिश्ता हो, बहुत निकट के हो, तो बहुत सगे संबंधियों में होने वाला प्रजनन है। ठीक है, बहुत सगे संबंधियों में होने वाला प्रजनन है, बहुत सगे संबंधियों में होने वाला प्रजनन है। लाइन ब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन से रिलेटेड तो है, बट गैप है 1 जीनस का, मतलब एक वंश के अंतर से होने वाला प्रजनन। तो एक वंश के अंतर से हो रहा है, इसीलिए नाम क्या रखा बेटा? अंतर वंश। एक वंश के अंतर से होने वाला प्रजनन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका अंतर वंश प्रजनन। जैसे दादा और पोती का क्रॉस, दादी और पोते का क्रॉस। ठीक है, पर दादा पर पोती। ठीक है, चचेरे फुपेरे ममेरे, ये सब इधर आते हैं। लेकिन सगा भाई सगी बहन, फुल सीब फुल डेम, इस तरह के आएंगे तो भी आपका क्लोज ब्रीडिंग है। बहुत ही पास के लोगों में हो रहा है, एक ही परिवार में हो रहा है, वो सब आपका क्लोज ब्रीडिंग है। और ये सारी बातें किसके अंदर हो रही? इन ब्रीडिंग में। तो आपसे पूछा ही गया था किसके टाइप है, तो बेटा इन ब्रीडिंग के। चलिए, लगे हाथ अब बात करते हैं रिमोट ब्रीडिंग। ठीक है, तो रिमोट ब्रीडिंग बहुत ज्यादा दूर के लोगों में होने वाला प्रजनन है। ठीक है, हालांकि ये इस तरह का कोई ब्रीडिंग मेथड आज तक अपने नोट्स या कहीं भी अपने पढ़ने में नहीं आया है, तो जबरदस्ती इसको लिखा गया है यहाँ पर, ऐसा ही बोल सकते हैं। आउट ब्रीडिंग की बात करें, हम पढ़ते बेटा 4 to 6 जनरेशन। कितने जनरेशन? 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 पीढ़ी के बाद, 4 से 6 पीढ़ी के बाद
के जितने भी पशु हैं उनमें होने वाला प्रजनन क्या कहलाता है? आउटब्रीडिंग कहलाता है। 4 से 6 पीढ़ी के बाद के पशुओं में होने वाला प्रजनन क्या कहलाता है बेटा? आउटब्रीडिंग कहलाता है। ठीक, और यह प्रजनन का सबसे सामान्य तरीका, ये भी ध्यान रखना है। और आउटब्रीडिंग के हम जनरली देखते हैं 4 प्रकार होते हैं। पहला हम देखते हैं आउट क्रॉसिंग। कौन सा होता है बेटा? दैट इज आउट क्रॉसिंग। कौन सा क्रॉसिंग है? तो आउट क्रॉसिंग। कौन सा क्रॉसिंग है? आउट क्रॉसिंग। भिन्न संकरण की हम बात करते हैं। देन हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सा ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात होगी सर? तो क्रॉस ब्रीडिंग की बात होगी, संकरण की बात होगी। देन हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी बेटा। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो प्रसंकरण। देन आपसे पूछा ही गया यहाँ पर ग्रेडिंग अप। तो ये सारे के सारे किसके प्रकार है? तो ये सारे के सारे बाह्य प्रजनन के प्रकार है। ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहे हैं। अब आउट क्रॉसिंग क्या हो रहा है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप। आउट क्रॉसिंग भिन्न संकरण में समान नस्ल, एक समान नस्ल हो सकती है लेकिन उनमें कोई 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध नहीं होना चाहिए। इनमें 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सेम ब्रीड बट अनरिलेटेड, दैट इज आउट क्रॉसिंग। फिर अलग अलग नस्ल में हो रहा है बेटा। किन में हो रहा है? डिफरेंट ब्रीड्स में हो रहा है। अलग अलग नस्ल में यदि हो रहा है तो उसको आप क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग के भी 4 टाइप है। अलग अलग जातियों में हो रहा है। किन में हो रहा है? अलग अलग जातियों में हो रहा है। जैसे गधा, घोड़ा, खच्चर, कहानी याद ही होगी आपको। तो अलग अलग प्रजातियों में हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन। इधर से हमें क्रॉस ब्रीड मिलती है। कौन सी ब्रीड मिलती है? क्रॉस ब्रीड मिलती है। इधर से हमें हाइब्रिड मिलता है, प्रसंकर मिलता है। ठीक है। ग्रेडिंग अप क्या है? तो ये देसी पशुओं में, देसी पशु समूह में सुधार की विधि है। देसी पशु समूह में सुधार की विधि है। मतलब हमारे पास एक कोई नॉन डिस्क्रिप्टिव हर्ड है, झुंड है, जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है ना। जैसे गाय का झुंड हमारे सामने से रोज गुजरा लेकिन हमें पता नहीं कौन सी गाय है। तो ऐसा पशु समूह जो हमारे लिए अनभिज्ञ है या 100% अशुद्ध है और 100% शुद्ध नर लिया। ठीक है। देसी पशु में समूह सुधार की विधि ग्रेडिंग अप। 7वीं पीढ़ी में हमें यहाँ पर शुद्ध पशु मिलता है। तो ये ब्रीडिंग की जनरली जितनी भी मेथड्स है उसका मैंने छोटा सा एक झलक यहाँ आपको बता दी बेटा। तो सारी बातें अपनी चर्चा कर ली, इसका राइट आंसर भी देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करण स्विस एक क्रॉस ब्रीड मवेशी है जो किसके किसके बीच का संभोग है। देखो बेटा, अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ अजीब ही नजर आ रहा है। बिल्कुल अजीब नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा? देखिए ध्यान से, उसमें कुछ और ही बातें लिखी गई है ना। चलो हम बात करते हैं 2-3 जो क्रॉस ब्रीड फेमस उनकी बात कर लेते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूँ नर और एक तरफ लिखता हूँ मादा। ठीक, एक तरफ नर एक तरफ मादा। तो जैसे हम बात करें HF का क्रॉस हुआ किसके साथ? थार पारकर। HF और थार पारकर का क्रॉस हुआ तो क्या बना बेटा? बना था करण फ्रीज। ठीक। फिर ब्राउन स्विस का क्रॉस हुआ किसके साथ? साहिवाल। ब्राउन स्विस का क्रॉस हुआ किसके साथ? साहिवाल। तो क्या बना था बेटा? करण स्विस। ऐसे ही जर्सी का क्रॉस हुआ सिंधी के साथ तो क्या बना था भाई? जरसिंध बना। क्या बना? जरसिंध बना। जर्सी का सिंधी के साथ क्रॉस होने से क्या पैदा हो गया? जरसिंध। ऐसा हरियाणा और आयरशायर से काउजील बना है। काफी सारे हैं, बाकी और भी बहुत सारे क्रॉस ब्रीड के एग्जांपल है, लेकिन फिलहाल हम गाय की बात कर रहे हैं। तो HF और थार पारकर है ना। तो अपने से करण स्विस की बात, अपने को तो ढूंढना करण स्विस के माता पिता। तो जहां आपको ब्राउन स्विस और साहिवाल दिख जाएगा आपका उत्तर होगा। ठीक है। साहिवाल और हॉलिस्टीन फ्रीजियन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। साहिवाल, लाल सिंधी और ब्राउन स्विस हो सकता है। लोकल गाय और ब्राउन स्विस ये भी नहीं है। थार पारकर और HF, तो थार पारकर और HF से तो करण फ्रीज बना, लेकिन इन्होंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, ये बात ध्यान देना। ये जितने भी फॉरेनर है ये नर की तरह उपयोग किए गए, जितनी भी मादा है वो सब भारतीय है। ठीक है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा सर? बी होगा। क्यों होगा बी? क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें हैं, साहिवाल और ब्राउन स्विस। लिखा इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन इन्होंने आगे पीछे लिखा है। और ये बीच में रेड सिंधी जबरदस्ती है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो लिटरेचर है उनमें साहिवाल और ब्राउन स्विस का ही जिक्र है। तो उस लिहाज से देखें तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है। ये करण फ्रीज की बात हो गई है। किसकी बात हो गई बेटा? करण फ्रीज की। क्लियर दैट? चलो
बुखार, भूख ना लगना, रूखा हुआ, रोमिनेशन, प्रभावित पैर में लंगड़ापन, और जबकि ठंड और दर्द रहित इंटर लेटा हुआ सज्जा, और 12 से 48 घंटे में मृत्यु। तो ये बातें किसके लिए हो रही बेटा? एंथ्रेक्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, एफएमडी के लिए कुछ हद तक हो सकती है, इसके लिए भी नहीं है। ये बात हो रही, बिल्कुल ध्यान रखना है, लंगड़ा बुखार। ठीक है, हम इसको बोलते ही कौन सा बुखार बेटा? तो लंगड़ा बुखार। तो ये बात हो रही है किसके लिए? लंगड़ा बुखार के लिए हो रही, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो बात किसके लिए हो रही है? लंगड़ा बुखार के लिए हो रही है। जब पशु में खुरपका मुंहपका होता है उसमें भी वो लंगड़ा कर चलता है, लेकिन स्पेशल फीचर नहीं है। वो तो इसलिए लंगड़ा रहा है कि उसके पैर के छालों में क्या हो गया? पैर के छालों में घाव बन गया, इसलिए लंगड़ा रहा। लेकिन ये लंगड़ापन जो है ना, स्पेशल जो हो रहा है, स्वाइलिंग भी हो रही है। देखो, ये स्वाइलिंग हो रही है। अब खुरपका मुंहपका रोग में स्वाइलिंग नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर स्वाइलिंग भी हो रही। तो ये लंगड़े जो डिजीज है, ब्लैक क्वार्टर जिसको हम बोल रहे हैं, उसका मेन सिम्टम है, ध्यान रखना। और इसमें जो से बात करें हम, एक विशेष आवाज निकलती है, स्मैकिंग साउंड। कौन सा साउंड है बेटा? स्मैकिंग साउंड। ठीक है, कौन सा साउंड है? स्मैकिंग साउंड। जब इसको ये रोग हो जाता है तो चपचपाहट की आवाज आती है, मुंह से धागे नुमा लार गिरती है। किस रोग में? तो खुरपका मुंहपका रोग में मुंह से धागे नुमा लार गिरना। ठीक है, एंथ्रेक्स के बारे में सारी बातें आपको पहले भी बता चुका हूं। डायरिया किसके कारण हो रहा? तो डायरिया किसके कारण हो रहा? तो जीवाणु के कारण हो रहा बेटा। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। गर्भावस्था के कितने दिनों के बाद दूध में पशुओं का शुष्क काल प्रबंधन के लिए चुना जाता है? इस प्रश्न को काफी घुमा फिरा के लिखा गया है, कुछ ज्यादा घुमाने फिराने की आपको नहीं जरूरत है। जैसे हम लोग जानते हैं बेटा, चलिए, आप सभी ने ये बेसिक बातें तो पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो ध्यान दे बेटा। एक तो होता है यहाँ पर हम देखते हैं पशुओं में सर्विंग पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? सर्विंग पीरियड। एक हम यहाँ पर देखते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, यहाँ पर काविंग हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है सर? काविंग। काविंग मतलब बच्चे का जन्म देना, प्रसव होना। तो प्रसव क्रिया हो रही, एक प्रसव यहाँ होगा, या इसको हम ब्यात भी बोलते थे। तो एक बात यहाँ पर, एक ब्यात यहाँ पर, तो इन दो ब्यात के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम ब्यात अंतराल कहते हैं। तो आफ्टर प्रसव के बाद यदि हम देखें तो तुरंत बाद कौन सा काल चालू हो जाता है? तो ब्याने के तुरंत बाद जो काल चालू होता है उसको हम बोलते हैं बेटा दुग्धावस्था काल। कौन सा काल बोलते हैं? दुग्धावस्था काल। ठीक है, दुग्धावस्था काल, लैक्टेशन पीरियड जो चलता रहेगा। और उसके बाद हम लास्ट में कुछ दिनों के लिए सुखा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राई पीरियड। 60 से 90 दिन, या एग्जैक्ट आए तो 85 दिन। कमजोर गाय के लिए आए तो 60 दिन, और स्वस्थ कमजोर गाय के लिए आए तो 90 दिन, और स्वस्थ गाय के लिए आए तो 60 दिन का ड्राई पीरियड रखते बेटा। ठीक है, ऐसे सर्विंग पीरियड भी कितने दिन का होता है? तो ये 60 से 90 दिन का होता है, ध्यान रखना है। और 60 से 90 दिन का होता है सर्विंग पीरियड, ध्यान रखना। और 6 से 8 सप्ताह के आसपास होता है। ठीक है, 6 से 8 सप्ताह के आसपास, और 60 से 90 दिन के आसपास होता है। तो अब गर्भावस्था के कितने दिनों के बाद दूध में पशुओं को शुष्क काल प्रबंधन के लिए चुना जाता है ना बेटा? तो यहाँ पर बात हो रही है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज प्रेगनेंसी इन मिल्क एनिमल्स आर सिलेक्टेड फॉर ड्राइंग मैनेजमेंट। तो ड्राइंग मैनेजमेंट के लिए कितने दिन चुनेंगे? मतलब कुल मिलाकर यहाँ बात ये पूछी जा रही है कि पशु से दूध कितने दिन लेना है, तभी तो सुखाएंगे। पहले दूध लेंगे ना, उसके बाद सुखाएंगे। तो पहले कितने दिन दूध लेते हैं? तो जनरली जो लैक्टेशन पीरियड होता है, गर्भावस्था काल, वो 300 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बेटा? 300 दिन का। 300 दिन या 10 माह का। ठीक है, तो 300 दिन का और 10 माह का, तभी तो हम उसको सुखाई काल के लिए चुनेंगे। तो यही तो पूछ रहा हो कि सुखाई काल के लिए चुनना है, शुष्क काल प्रबंधन के लिए चुना जाता है, तो पहले तो दूध लेंगे उसके बाद सुखाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है लैक्टेशन पीरियड की। काफी घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन आपको शुष्क काल प्रबंधन के लिए चुना जाता है। अब शुष्क काल प्रबंधन के लिए तो 85 दिन चुनते, लेकिन 85 दिन तो है ही नहीं। कुल मिलाकर ये बात कह रहा है कि दूध ले लो उसके बाद सुखाना है, तो कितने दिन दूध लेना चाहिए? तो आप सभी इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं बेटा। ये 282 दिन का होता है, आप लोग सभी जानते हैं। 9 महीने 9 दिन का होता है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेटा ए, क्योंकि दुग्धावस्था काल पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अपेक्षित ब्याने के कितने सप्ताह पहले डैम को सुखाया जाना चाहिए? ठीक है बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने इसको लिखा है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो। ये 6 से 8 सप्ताह यहाँ पर लिखना बेटा ना, इसको यहाँ पर लिखना। इसके लिए मैंने लिखा था 6 से
8 सप्ताह सुखाए के लिए। चलो, तो ये 6 से 8 ही आएगा, इसको याद रखना है। वैसे सुखाई काल अभी अपन ने बात करी आगे। जनरली स्वस्थ गाय के लिए कितना होना चाहिए बेटा? तो जनरली ये स्वस्थ गाय के लिए होना चाहिए 60 डेज का। कमजोर गाय के लिए, कमजोर गाय के लिए पूछा जाए तो 90 दिन। और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए सुखाई काल का, तो सुखाई काल का ये तीनों दिन दिख दे। अब आपको क्या लगाना है? तीनों आ गए तो फिर आपसे 85 दिन ज्यादा सही माना जाएगा। स्वस्थ कमजोर लिखा तो ये उत्तर होगा बेटा, स्वस्थ के लिए 60 दिन, कमजोर के लिए 90 दिन। लेकिन डायरेक्ट सुखाई काल लिखा और ऐसे ऑप्शन हो तो फिर अपने को मीड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 85 दिन ज्यादा सही माना जाता है। लेकिन ये तो और भी भयानक दिया उसने ऑप्शन में, कोई दिन दिया ही नहीं है ड्राई पीरियड के लिए। ठीक है, डेम के लिए, डेम मतलब गाय के लिए बात हो रही है, सायर मतलब सांड को बोला गया ना, तो डेम मतलब गाय की बात हो रही है। अपेक्षित ब्याने के कितने सप्ताह पहले डेम को सुखाया जाता है, मतलब ब्याने से कितने दिन पहले दूध लेना बंद कर दो। इसमें अपन ने बात करी ना, कितने दिन पहले ब्याने के दूध लेना बंद करना चाहिए। तो सप्ताह में आएगा तो 6 से 8 सप्ताह। यही क्यों आया सर? क्योंकि बेटा आप देखो, आप सभी जानते हो एक सप्ताह में 7 दिन, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 6 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? 42। ठीक है, 6 सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 42। और इधर 56, तो 42-56 के आसपास हो रहा है। तो ठीक है, तो 42 से 56 दिन एक ही में बन रहा है, 42 से 56 दिन। बाकी सब में क्या बन रहा है? छोटा डेटा बन रहा है। सब देखो सारे सप्ताह छोटे हैं, सारे सप्ताह क्या छोटे हैं। तो 42 से 56 किसके पास पहुंच रहा है? 60 दिन के पास पहुंच रहा है, इसलिए आंसर सी हो रहा है। तो आपको ये 3-4 चीजें याद रखना है, 4 चीजें नहीं, यहाँ जितनी बातें थी मैंने लिख दी इस सुखाई काल से संबंधित। ठीक है, चलिए अब सुखाते क्यों है ये भी सुन लो। सुखाया क्यों जाता है? क्योंकि प्रसव में उसको ऊर्जा चाहिए बच्चे को बाहर निकालने में, ताकि उसमें शक्ति संचय हो सके, स्टमिंग अप हो सके उसका, इसलिए सुखाया जाता है। गाय में प्रसव आसानी से हो सके, बच्चा स्वस्थ रह सके। नहीं तो हम तो लालची लोग हैं, दूध निकालते जाएंगे, 15 दिन पहले भी निकाल रहे, डाउन कोर स्टेज में भी, तो पशु को समस्या हो जाएगी बेटा, है ना। इसलिए हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। जानवरों को विभिन्न प्रजातियों में विधि निम्नलिखित जैसे कि स्पेकुलम विधि, योनि विधि और गुदा योनि विधि है। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, स्पेकुलम मेथड, वेजाइनल मेथड और रेक्टो वेजाइनल मेथड। ठीक है, तो ये दोनों एक ही नाम है, रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम, ये जो लिखा है ना रेक्टो स्पेकुलम मेथड एक ही नाम है, और वेजाइनल मेथड ये क्या है बेटा? तो ये वीर्य सेचन की विधि है। किसकी विधि है बेटा? वीर्य सेचन की विधि है, ध्यान रखना। किसकी विधि है? वीर्य सेचन की। तो वीर्य को छोड़ने की 2 विधि है, एक तो योनि विक्षण यंत्र विधि है जो वेजाइनल मेथड है, योनि विधि है जिसको वेजाइनल हम योनि विक्षण यंत्र बोलते हैं, उसके द्वारा इस काम को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, एक इस विधि से वीर्य का सेचन किया जाता है। सेचन मतलब वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा के गर्भ में पहुंचाना। एक तो ये हो गया। एक होता बेटा गुदा योनि विधि। क्या होती है सर? गुदा योनि विधि। ठीक है, तो इन 2 विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी? ये है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तो वीर्य सेचन की सर्वोत्तम विधि गुदा योनि विधि, स्पेकुलम रेक्टो वेजाइनल मेथड अच्छी मानी जाती है। यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गर्भ परीक्षण की विधि। ठीक है, नाम एक जैसा है इसलिए कंफ्यूजन होता है। गर्भ परीक्षण की विधि, तो गर्भ परीक्षण की भी 2 विधियां बहुत प्रचलित है। एक तो बायोकेमिकल टेस्ट होता है, जैव रासायनिक परीक्षण, बायोकेमिकल टेस्ट बेटा, है ना। कौन सा परीक्षण? जैव रासायनिक परीक्षण। तो जब हम बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें, जैव रासायनिक परीक्षण की बात करें, तो इसमें मात्र 21 डेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रेक्टो पल्पेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टो पल्पेशन मेथड, है ना, रेक्टो पल्पेशन मेथड। गुदा मलाशय स्पर्श विधि, रेक्टो पल्पेशन मेथड नाम याद रखना, गुदा मलाशय। ठीक है, तो ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें 50 से 60 दिन में हमें पता लग जाएगा कि गर्भ धारण हुआ या नहीं। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये वीर्य सेचन की विधि, गर्भ परीक्षण, ये नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलो भाई, अब क्या बात है? फुट रॉट, पैर सड़न, ये तो भेड़ में होता है, प्रबंधन की कोई बात हो ही नहीं रही है। एंथ्रेक्स एक रोग है। इंसेमिनेशन मतलब गर्भधान की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। तो इनका उपयोग हम वीर्य सेचन में कहाँ करते हैं? इंसेमिनेशन में करते हैं। आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से वीर्य को मादा के जेनेटल ट्रैक्ट में छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? तो गर्भाशय ग्रीवा में। और भी बहुत सारी बातें हैं, चलिए आगे देखते हैं।
is the technique in which semen with living sperm is collected from the male and introduced into female reproductive tract at proper time with the help of insemination। वह तकनीक जिसमें जीवित शुक्राणु वाले वीर्य को नर से एकत्र किया जाता है और उपकरणों की सहायता से मादा के जननांग तक पहुंचाया जाता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? तो सांस्कृतिक गर्भाधान, कल्चरल इंसेमिनेशन, ये तो भलते ही पूछ लिया, ठीक है। अंतर गर्भाशय इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, बिल्कुल सही है, बी आंसर है बेटा। कृत्रिम गर्भाधान की बात हो रही, ब्रीडिंग, प्रजनन का हिस्सा जरूर है कृत्रिम गर्भाधान, लेकिन प्रजनन में और कृत्रिम गर्भाधान में अंतर है, ठीक। चलिए, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम करते हैं बेटा इस तरह से, इसमें एक जो गुदा होती है पशुओं में, इस गुदा से वेटरनरी डॉक्टर, और ये भग ओलवा रहता है जो कि बर्थ केनाल योनि में खुलता है, ठीक है। इस तरह का डिजाइन रहती, इसमें वेटरनरी डॉक्टर गुदा से अपने हाथ को प्रवेश कराएगा और किसके पास पूछेगा? बर्थ केनाल, बर्थ केनाल योनि, ये जाकर खुल जाती है यहाँ पर सर्विक्स में। किसमें खुलती बेटा? सर्विक्स में, ठीक है। इस सर्विक्स के मध्य भाग में सीमेन को ड्रॉप कर दिया जाता है, जो उनके पास एआई गन होती है, ठीक है। कौन सी गन होती है बेटा? एआई गन होती है। उस गन को प्रवेश कराया जाएगा यहाँ से और योनि से होते हुए गर्भाशय ग्रीवा में सीमेन को छोड़ दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का ये कार्यक्रम रहता है। चल, तो इस इंजेक्शन को कितने डिग्री पर प्रवेश कराते हैं? 45 डिग्री पर, ध्यान रखना। देखो 45 बहुत कॉमन है कृत्रिम गर्भाधान में। वीर्य एकत्रीकरण के लिए यदि हमसे ताप पूछा जाए तो 39 से 41 है, एग्जैक्ट 42 से एग्जैक्ट आए तो 41 है बेटा। किस डिग्री पर सीमेन कलेक्शन करते हैं आर्टिफिशियल वेजाना में? तो 45 डिग्री के एंगल पर करते हैं। दो रबर के बीच दबाव 45 से 55 मिली बार रखते हैं। गर्म पानी कितना भेजना चाहिए? तो 42 से 45 डिग्री सेल्सियस वाला भेजना चाहिए। एक थ्रोइंग ताप आता है जो 35 से 37 होता है, एक मारक ताप आता है जो 47 होता है। और किस कोण पर सीमेन को इंजेक्शन से प्रवेश कराना चाहिए? 45। मतलब 45 जो है कृत्रिम गर्भाधान में कई जगह उसके आसपास डेटा घूमते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए। पशु रोग जो मनुष्य में संचारित होता है तो दैट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जो पशुओं से मानव में होता है। एक और रोग है जिसको हम बोलते हैं संक्रामक गर्भपात। क्या बोलते हैं बेटा? संक्रामक गर्भपात, ठीक है। ब्रुसेलोसिस, ये भी जेनेटिक रोग है और एंथ्रेक्स भी जेनेटिक रोग है। हालांकि ये मादाओं से मादाओं में फैलेगा और ये नर मादा सब में फैलता है। कौन? एंथ्रेक्स, ठीक है बेटा। रानीखेत मुर्गियों का खतरनाक रोग है जिसमें 100% तक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रेंडर पेस्ट ओकापोकनी रोग है। अच्छी बात यह है कि ये रोग भारत से पूरी तरह उन्मूलित हो चुका है। भारत से पूरी तरह ये समाप्त हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। भारत से ये रोग पूरी तरह क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। और इसमें एक विशेष फीचर है जिसको हम बोलते हैं जेब्रा मार्किंग। कौन सा मार्किंग? जेब्रा मार्किंग। इस रोग में हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? जेब्रा मार्किंग देखने को मिलता है। क्लियर दैट? चलिए, कुकड़िया रोग, कॉक्सिडियोसिस, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो ये किससे हो रहा है बेटा? प्रोटोजोआ से हो रहा है। बाकी तो जीवाणु जनित रोगों की अपनी बात हो रही, वायरल की बात हो ही रही। बछड़े को उनके जन्म के कितने दिन बाद तक बछड़े के बाड़े में रखा जाता है? मतलब एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो उस काफ को कम से कम उसके बर्थ के कितने दिन तक उसके पिंजरे में रखना है? काफ पैन है ना, ये रहा उसका पिंजरा है, उसमें कितने दिन? तो 10 दिन रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, ठीक है। एक बछड़े को उसके पिंजरे में कितने दिन रखना है? 10 दिन रखना है। कॉक्सियस रोग मवेशियों में, कॉक्सियस वायरस है ना, काज्ड डिजीज इन कैटल। देखो बेटा, रानीखेत हो रहा है, ब्लैक लेग हो रहा है, एंथ्रेक्स हो रहा है। चलो, एंथ्रेक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्लैक लेग तो नहीं होगा। अब बचा के आपके पास रानीखेत और फुट एंड माउथ। बताओ भाई। चलो, यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शन बन गए। इन दो ऑप्शन में से हमें देखना है कि भैया ये किससे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, उनमें आपको देखना है कि जो कॉक्सियस रोग है ये किससे में हो रहा है, ठीक है बेटा। तो कॉक्सियस रोग की बात हो रही है, ये किन में हो रहा है? रानीखेत पैरामिक्सो वायरस है, ब्लैक लेग बैक्टीरिया अलग है, इसका बेसिलस एंथ्रेसिस है। तो ये बात हो रही कॉक्सियो वायरस जो होता है बेटा, ये एफएमडी के लिए होता है ना। इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए, बछड़े का डिसबडिंग। डिसबडिंग मतलब उसके जो कास्टिक पोटास या कास्टिक की जो छड़ होती है, तो बछड़ा जब पैदा होता है तो आप ध्यान से देखोगे वहां पर इस तरह से सुरंग जैसी संरचना निकलती है, तो इसको जला दिया जाता है। तो ये
5 से 10 दिन की उम्र पर कर देना चाहिए। डिस बडी, एक बछड़े को कोलेस्ट्रम कब प्राप्त करता, मतलब बछड़ा जन्म के कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद खीस पिएगा, तो जन्म के आधे घंटे बाद। ठीक है बेटा, क्योंकि वो जन्म के 15 से 30 मिनट में खड़ा होने का प्रयास करता, अपने पैरों पर चलने का प्रयास करता, उसके बाद ही वो खीस पिएगा बेटा। तो 15 से 30 मिनट के आसपास वो कोलेस्ट्रम प्राप्त कर। देखो ये तो बहुत ही गलत दिया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये तो संभव ही नहीं है। इतने बाद तो खत्म ही हो गया, क्योंकि खीसी 3 दिन तक रहेगा, तो ये तो खत्म हो गया। जन्म के 12 घंटे बाद, नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। ब्याने के गाय ने बच्चा दिया, उसके 30 मिनट बाद आपको खीस पिला देना चाहिए, लेकिन गांव में जनरली हम देखते हैं जेर गिरती उसके बाद पिलाते हैं। सर ऐसा क्यों? जितना जल्दी आप उसको खीस पिला रहे हो, ये क्यों है? इसका कारण है, इतनी जल्दी क्यों बोला गया है, 30 मिनट के अंदर क्यों बोला गया? क्योंकि खीस कोलेस्ट्रम, पवेसी, तेला चिका एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा विकसित कर देगा। कैसी प्रतिरक्षा? निष्क्रिय, पैसिव डिसीज रेजिस्टेंट पावर, निष्क्रिय प्रतिरक्षा विकसित कर देगा। ठीक है, और इस प्रतिरक्षा के कारण वो बछड़ा अभी अभी इस दुनिया में आया है, नए वातावरण में आया है, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। क्या बढ़ सके? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, डिसीज रेजिस्टेंट पावर उसका इंक्रीज हो सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इसलिए हमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा खीस से मिलती है, ध्यान रखना। एंटी सीरम से भी कैसे मिलती है? निष्क्रिय मिलती। टीके से कैसे मिलती है? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ये उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करे, ताकि वो इस दुनिया भर के रोगों से लड़ सके बेटा, है ना। चलो, रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया किसके कारण हो रहा है ना? तो ये हो रहा बेटा, एचएस की बात हो रही है ना। एचएस मतलब पास्चुरेला मल्टीसीडा, है ना। पास्चुरेला मल्टीसीडा है, पास्चुरेला सोबिया, ये सब सारी होती बातें। ठीक, तो इसका राइट आंसर है सी। मवेशियों में पैर और मुंह की बीमारी का कारण है, वही बात पूछ ली बेटा, एफएमडी की बात हो रही, फुट एंड माउथ डिजीज, तो वायरस से हो रही है, तो इसका राइट आंसर है वायरस। ठीक है, अब इसमें एक पैर डुबकी हम पढ़ते हैं ना, पाद स्नान। क्या पढ़ते बेटा? पाद स्नान। 12, 3, 1 का हम क्या बनाते हैं? इस तरह का पैर डुबकी के लिए होद बनाते हैं, नाद बनाते हैं, जिसमें 1% कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, कुएं की लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, इनसे भरकर पशुओं को सुबह शाम इसमें से गुजारा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाद स्नान, पैर डुबकी या फुट बाथ। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं हम इसको? फुट बाथ। चलिए, सेप्टिसीमिया का कारण है। अब सेप्टिसीमिया किसका कारण हो रहा बेटा? तो ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। काफी क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में पशु बीमारी से, जैसे आप यहाँ देख पा रहे बेटा। बछड़े के जन्म के तुरंत बाद देखभाल करने वाले को निम्नलिखित में से किस श्लेष्मक या बलगम को निकालना चाहिए? हाथों से। हाँ, हाथों से तो निकालेंगे, लेकिन उसके थोड़ी हाथ, उसके तो पैर है। नाक से निकालेंगे, टांग से, दांतों से। तो सबसे पहले नाक से हटाना चाहिए। कहाँ से हटाना चाहिए बेटा? नाक से। क्यों सर? क्योंकि उसकी नाक से अगर बलगम हट गया, झिल्लियां हट गई, तो उसको सांस लेने में आसानी होगी, और जरूरत पड़ने पर हमें उसको कृत्रिम रूप से सांस देना चाहिए। इसके लिए उसके अगले पिछले पैरों को धीरे धीरे ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है ना। बच्चा है वो, अभी अभी पैदा हुआ है, नहीं तुम उसको उठा के नहीं झूला दो, चला आ जा, तेरे को झूला देते सांस चलेगी, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना बेटा? पहले तो उसके नाक से, मुंह से इनको झिल्लियों को हटाना। पहले किससे हटाना है? नाक से। फिर किससे हटाना है? मुंह से। पहले नाक से, फिर मुंह से उसकी झिल्लियों को हटा देना चाहिए, और हल्के पैरों को चला देना चाहिए, है ना, ताकि उसको कृत्रिम रूप से ब्रीदिंग में मदद मिल सके। इसलिए ये काम करना चाहिए। और गाय को भी लिप्सिंग करना देना चाहिए, क्योंकि गाय जितनी जल्दी उसको लिप्सिंग करेगी, चाटेगी, उतनी जल्दी उसका रक्त का संचार बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छी बात है, ध्यान रखना। अपन जनरली टाट वाट से पोंछ देते हैं, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन कुछ लोग तो बच्चा पैदा होता तो उसको ऐसे लटका देते हैं, तो वो भी सही तरीका है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें नाक को जल्दी साफ करना चाहिए, ताकि उसमें सांस की क्रिया तेजी से चले। केयर टेकर और कोलेस्ट्रम यानी गाय का पहला दूध सिर्फ पैदा हुए बछड़े को शुरू के कितने दिन तक पिलाना चाहिए? हमारी बात हो चुकी कई बार, 3 दिन तक पिलाना चाहिए। और कितना पिलाना चाहिए? 1/10वां भाग पिलाना चाहिए। इसका मतलब क्या बेटा? यदि मान लीजिए उस बछड़े का वजन 30 किलो है, कितना है? 30 किलो, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 3। कैसे आया सर? तो 30 किलो का 10वां भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 किलो। और इस 3 किलो को 3 बार में या 4 बार में पिलाना चाहिए, एक बार में मत पिला देना, नहीं तो उसको बीमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल है? अब ये तो बहुत आसान प्रश्न है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जर्सी है, आयरशायर है, एचएफ है, गर्नसी है, शॉर्ट डेन है, शॉर्ट हॉर्न है, ठीक है, ब्राउन स्विस है, ये सब एक्सोटिक है, बाकी ये सब
अपनी देसी है, और ये तीनों कैसी है बेटा, देसी दुधारू है, ये देसी दुधारू है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा सी। नीचे दिए गए लक्षणों में से मवेशियों के रोग की पहचान करें। यह एक बुरा संक्रामक रोग है, मतलब इट इज ए नेस्टी कॉन्टाजिनियस, मतलब संपर्क से फैल रहा है। मवेशियों में यौन से संचारित रोग है जिसका आप टीकाकरण द्वारा बचाव कर सकते हैं। तो देखो, ब्लैक क्वार्टर भी संक्रामक है, मेस्टाइटिस थोड़ा बहुत, रिंग वर्म भी संक्रामक है, लेकिन यहाँ पर बुरा संक्रामक मतलब बहुत ज्यादा संक्रमण वाला है। तो जो संक्रामक रोग है उनमें सबसे डेंजरस होता है पशु में संक्रामक गर्भपात, और संक्रामक गर्भपात का ही एक प्रकार है विब्रियोसिस, और यह हम देखते हैं भेड़ों में, और ये भेड़ में अक्सर किससे फैलता है, समागम से फैलता है। समागम बोले तो मेटिंग सहवास, तो भेड़ में ये समागम मेटिंग सहवास से फैलता है विब्रियोसिस, तो इसका राइट आंसर है बेटा ए। क्लियर दैट? तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन जो 2021 के पेपर के थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।